Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you once again in the seventh batch of combined batch of current affairs and Pakistan affairs. This is Awa Sharia Khan. I belong to the 48 CTP. अच्छा जी, this is weekly news analysis, October 11 to October 16, 2021. काफी हैपनिंग्स हुई हैं जी इस वीक में. दैट इज वाई आप लोगों को जो मैं रिक्वायर्ड आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आपने पढ़ने हैं. वो थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक. ठीक है जी. तो हम स्टार्ट करते हैं जी. पहले तो हम मैक्रो लेवल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या क्या है इस वीक. अच्छा, इस वीक जो है काफी चीजें जो है वो आई हैं, विजिबल हुई हैं, हाईलाइट हुई हैं, जिसके अंदर से एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दूसरी चीज इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी या इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी है, फिर राइजिंग इन्फ्लेशन है जिसका एक काफी इस वीक डिस्कशन रही. देन एक पैरोकियलिज्म, या अगर थोड़ा सा हार्श वर्ड इस्तेमाल करूं तो रिलीजियस रेडिकलिज्म की बात है. बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन यूज दिस आर्ग्यूमेंट्स इन योर आंसर ऑफ करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इवन योर इंग्लिश एसे. एविडेंस के साथ इसके ऊपर बात करेंगे. पहले बात करते हैं जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की. खास तौर पे गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान हमने देखा है कि कंसेंसस नहीं बन पा रहा. अनफॉर्चुनेटली दोनों जगहें जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, दोनों ने एक जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई हैं, एंड बोथ द पार्टीज रिफ्यूज टू बज फ्रॉम देयर ओपिनियन. जिसकी रिसेंट एग्जांपल हमने इस वीक में देखी. दो से तीन चीजें थी. पहली चीज अगर हम देखें तो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन है, अगेन विदाउट कंसेंसस के साथ जो है वो उसको एक्सटेंशन दी गई उनको थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत. ठीक है, प्रेसिडेंट्स का एक ऑर्डिनेंस होता है और उसके थ्रू जो है वो उनको एक्सटेंशन दी गई. वरना असूलन तो ये होना चाहिए था कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट के अंदर एक लेजिस्लेशन पास होती और प्रॉपर वे में कंसेंसस के साथ होता, यस और नो. बट हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन वहां पर हमने देखी, साफ हमें नजर आई. फिर हमने एक और चीज देखी रिलेटेड टू, या वो अभी भी ऑन गोइंग है, हम देखेंगे उसके आगे भी डेवलपमेंट होती रहेगी. वो है जी ऑन द अपकमिंग इलेक्शंस. उसके ऊपर अगेन अपोजिशन और गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक्सट्रीम पोजीशन से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंडक्ट द अपकमिंग इलेक्शंस थ्रू ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एंड देयर आर सर्टेन अदर लेजिस्लेशंस. बट ऑन द अदर साइड अपोजिशन रिफ्यूज्ड दैट प्रपोजल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और उसके ऊपर भी हम कोई कंसेंसस बिल्ड होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, याद रखिएगा. फिर हमें ये देखा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ साथ प्रोविंस. अच्छा, एक और इसके अंदर अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, तो वो है सिंगल नेशनल करिकुलम. ठीक है, मैंने पूरा लेक्चर ले चुका हूँ आप लोगों को सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर. उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सिंगल हैंडेडली इम्प्लीमेंट द सिंगल नेशनल करिकुलम. उसके ऊपर भी हमें कोई ओवरऑल कंसेंसस नजर नहीं आ रहा, या कोई ऐसी कोशिश नजर नहीं आ रही कि जिसके थ्रू जो है वो सीसीआई में लेके जाए, प्रोविंसेस को जो है वो कंसल्ट किया जाए और उसके ऊपर जो है वो एक कंसेंसस बना के चीज को आगे लेके जाया जाए. तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है जो कि आपके पॉलिटिकल प्रोसेस को इम्पेडिमेंट है, उसके अंदर एक चैलेंज है, और डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है. जिस तरीके से पोलराइजेशन होती चली जाती है उसके नतीजे में जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं या इम्पोर्टेंट जो हैपनिंग्स हैं वो जो है नहीं हो पाती, और फिर हम देखते हैं कि वो टेम्पररी तौर पर वो चीजें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमने देखा एक और पोलराइजेशन का या कंसेंसस ना क्रिएट होने का नतीजा के प्रोविंसेस के बीच में जो है वो भी मैं आपको आगे डिटेल भी बताऊंगा कि 1991 अकॉर्ड के ऊपर झगड़ा है. हमने वाटर क्राइसिस पूरा डिटेल में पढ़ा था, हमने उसके आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ा था, आर्टिकल 11, आर्टिकल 17, सेक्शन 7 वाटर अकॉर्ड का जो भी है. तो एक नया प्रपोजल दिया गया 4 पॉइंट एजेंडा के नाम से. अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी कि ये लिखा हुआ देखिए, 3 टायर फॉर्मूला. सॉरी, मैं कह रहा हूँ 4 पॉइंट एजेंडा. 3 टायर फॉर्मूला दिया गया कि भाई आप जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि न्यू रिजर्वायर्स जैसे बनने चाहिए थे वो बन नहीं रहे, तो पंजाब कहता है कि हमें ज्यादा शेयर चाहिए, तो अगेन 3 टायर फॉर्मूला दिया गया. बट अगेन सिंध प्रोविंसेस हैज रिजेक्टेड दैट फॉर्मूला कि हम इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड वी हैव टू, एंड ऑल द stakeholders should follow 1991 accord in letter and spirit.
अगेन कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया, पोलराइजेशन हुई और हर कोई अपने जो है वो स्टांस के ऊपर कायम है और कोई भी जो है वो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पहली चीज थी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो मैंने आपको बताई। दैन जी इसी हफ्ते या इन्हीं दिनों में एक और चीज हमें नजर आई जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्लैश, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी या इंस्टीट्यूशनल इनस्टेबिलिटी। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, इसी को हेडिंग बनाकर हम करते हैं, इसी को आर्गुमेंट बनाते हैं, ऐसे में इसी को आउटलाइन में लिखते हैं और इसी को हम जो है वो पूरा केस डेवलप करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी कह लें इसको आप। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने आई एग्जाम्पल या उसको आप एविडेंस कह लें ऑन द इश्यू ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल आईएसआई। ठीक है, आपकी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है जो कि आपके एक्सटर्नल मैटर्स को डील करती है, उसकी अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी के ऊपर आपने देखा कि एक इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी आई बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ यह है कि जो आपके सीओएस होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 3 नाम प्रपोज करते हैं और 3 नाम को प्रपोज करके आपकी जो कैबिनेट है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वो उसकी अप्रूवल देते हैं, तीनों में से कोई एक। बट जिस तरह का सिनेरियो सामने आया है अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज के ये हुआ है कि विदाउट गिविंग 3 नेम्स एक ही को जो है वो डीजीआईएसआई बना दिया और उनको जो है वो पहले वाले को हटाकर कोर कमांडर बना दिया। तो उसके ऊपर हमने देखा कि कैबिनेट से भी काफी बातें आई, इमरान खान को भी कोर्ट किया गया कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इसकी सिविलियन अथॉरिटी है। और उसके ऊपर बाद हमने देखा कि सीओएस और पीएम के दरमियान मीटिंग भी हुई और उसके ऊपर बोला गया कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा। आर्मी चीफ से सामने ये बातें आ रही है कि पीएम ट्राई टू रिटेन द फॉर्मर डीजीआईएसआई। ऑन द अदर एंड आर्मी चीफ का यह है कि नहीं जी, हर 3 साल बाद हमें रोटेशन करनी पड़ती है, ये एक फौज का तरीका, तो हम रोटेट करेंगे। बट अगेन जिस तरह की बातें आई मीडिया के ऊपर, पब्लिक ब्लेम गेम हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर ये मामला जो है वो सॉल्व भी हो पाए ना, सॉल्व भी हो जाए, तब भी ये जो फिशर्स आ गए या क्रैक्स आ गए ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान, कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये कोई अच्छे साइंस नहीं है। इट इज नॉट अ गुड ओमेन्स या गुड साइन या गुड इंडिकेटर्स फॉर द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। वो नहीं है अच्छे साइंस। ठीक है, तो ये चीज पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी। हर इदारे को अपनी जो परव्यू है, रेंज है, स्कोप है, उसको पहचानना चाहिए और उसी के अंदर रहना चाहिए और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई इदारा जा भी रहा है तो ये चीज पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी, आपको खुद ही उसको डील करना चाहिए था। तो इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी एंड डिसहार्मनी की मैंने आपको एक एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल हम देते हैं इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी और डिसहार्मनी की, वो है द करंट गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपने देखा, मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर भी लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जिसमें हमने देखा था चाहे वो जो हमारे जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट हो, ईवीएम्स हो, या नादरा को जो है वो अथॉरिटी देने के लिए जो है वो प्रपोजल है नए एक्ट के अंदर, उसके ऊपर जो आपकी ईसीपी है वो खुश नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बट अगेन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द concerns of the election commission of Pakistan, there are various individuals from the government side, they are criticizing them and try to force them to accept our demands, to accept our proposals. और फिर वहां से भी जो है हम देख रहे हैं वो ब्लेम गेम आ रहा है, दे आर बेसिकली द ट्रेडिंग ऑफ बाप्स फ्रॉम द बोथ साइड। क्लियरली क्लैश है दो इंस्टीट्यूशंस का आपस में और इट इज a clear evidence of political instability or institutional instability or institutional disharmony in Pakistan। एक ऐसे सिनेरियो में जब जो है रीजन के अंदर एक क्लियर चेंज आ रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, इंडिया चाइना की क्लैशेस की सिचुएशन और आपके अपनी मुल्क की इंटरनल जो इकोनॉमी का हाल हो, तो उस टाइम के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ जाएगी, तो वो ओवरऑल जो आपकी स्टेट क्राफ्ट है उसके लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तीसरी जी राइजिंग इन्फ्लेशन, आपने देखा मेरे ख्याल में इस हफ्ते में सबसे ज्यादा जो टीवी पर दिखाया गया वो राइजिंग इन्फ्लेशन का ही दिखा, खास तौर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज किए गए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या दूसरी चीजें हो, उनके प्राइस इंक्रीज किए गए और उसकी वजह से दूसरी चीजों में भी इंक्रीज हुआ।
राइजिंग इन्फ्लेशन है जी, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हिट करते हैं। गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। वजह यह है कि इंटरनेशनल ड्यूल इफेक्ट है बेसिकली ना, वो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक तरफ तो ऑयल की कीमत बढ़ रही है, ऑयल की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपके मुल्क में डॉलर जो है वो उसकी आपकी रुपी जो है वो क्रैश कर रहा है। तो एक तरफ ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ रुपी क्रैश कर रहा है, तो वो दोनों का जो एक कम्यूटेटिव इफेक्ट है, कम्युलेटिव इफेक्ट है, वो जो है वो ओवरऑल जो है फिर आप देखें कि आपको प्राइस इंक्रीज में आ रहा है। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि आईएमएफ की जो कंडीशनलिटीज है टू इशू $1 बिलियन की जो उनको एक किस्त इशू करनी है, उसके लिए उन्होंने कंडीशनलिटीज रखी हुई है। तो ये सब मिलाकर जो है वो राइजिंग इन्फ्लेशन का मसला बन रहा है। ये इलेक्शन उन्होंने पास तो कर दिया है ना बिल, ठीक है ना, बिल तो पास हो चुका है, ठीक है, फिर भी मैं आपको देख के बता दूंगा, बिल तो तकरीबन पास हो चुका है। नेशनल असेंबली से तो उन्होंने पास करवा दिया था, सेनेट से देखना है, मेरे ख्याल में सेनेट से भी वो आराम से पास करा देंगे, उनकी मेजोरिटी है, ठीक है। बट क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन भी, और जो है वो फ्रॉम द अपोजिशन साइड एज वेल। अच्छा, ला फोर्थ पॉइंट है जो इस उसका है, इस वीक का जो इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे मैंने कहा, पैराकिलिज्म, ट्राइबल माइंडसेट। अगर मैं एक हार्श वर्ड इस्तेमाल करूं तो इस्लामिक रेडिकलिज्म। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, शायद मुझे इस पे नहीं बोलना चाहिए, या शायद मुझे इस पे बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट वो है कि फोर्स्ड कन्वर्जेंस का मैं दोनों व्यू आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में थोड़ी सी जो है वो सेंसिटिव इशू पे बात करना मुश्किल हो जाता है। अब फोर्स कन्वर्जन का इशू यह है कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया फोर्स कन्वर्जेंस के ऊपर। आपको पता है, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में या अत्थर वाली साइड के ऊपर जो हमारे दूसरे रिलीजन्स के बहन भाई हैं, खासतौर पर जो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से इल्जाम है कि भाई फोर्स कन्वर्जेंस है, हमारी बेटियों को, खासतौर पे लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनको एब्डक्ट किया जाता है, फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है, और फिर उनकी मुसलमानों से शादी कराई दी जाती है, जो कि उनसे दुगनी उम्र के होते हैं और पहले से शादीशुदा होते हैं। तो उसको उसको मद्देनजर रखते हुए एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और 18 साल से कम उम्र जो है वो अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता, जो कि एडल्टहुड की उम्र है 18 साल। जब वो हो जाएगा तब वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, और उसका जो मकसद था बिल पेश करने का वो पूरा यही था कि कोई भी जो है वो एक एडोलेसेंट को या कम उम्र बच्चे को या बच्ची को एब्डक्ट करके और उसको फोर्स्ड जो है वो रिलीजन कन्वर्ट ना कर सके उसका, ताकि ये जो केसेस आ रहे हैं हमारे सामने वो ना हो पाए। एक ये व्यू है, कीपिंग इन व्यू द ह्यूमन राइट्स और द फंडामेंटल राइट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सब चीजें अपने उसके लिहाज से ये बिल्कुल सही बात है। आप भी शायद इसके बात में जो है वो एग्री करें कि सर ये तो बिल्कुल सही है कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए, और जो है वो 18 साल से पहले जो है वो फोर्स्डली कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, या कोई करेगा भी अपने आप को कन्वर्ट तो माना नहीं जाएगा, 18 साल के बाद माना जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली द बिल वाज रिजेक्टेड। उसके पीछे क्या वजह है? अब जब जो रिलीजियस क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रपोज बिल में जो डिस्कशन हुई, तो जो रिलीजियसली साइड से लोग बुलाए गए, उसमें से एक पर्सनैलिटी वो भी थी जो कि बहुत फेमस है, जिनके ऊपर काफी एलिगेशंस भी हैं कि वो फोर्स कन्वर्जेंस में जो है वो इन्वॉल्व हैं। बट आई डोंट नो कि जो है वो उनका नाम यहाँ पे मैं लेना सही भी है या नहीं है। बट आप सब लोग जानते हैं कि इंटीरियर सिंध की वो पर्सनैलिटी है, रिलीजियस सेगमेंट से उनको भी बुलाया गया, और फिर डिबेट हुई, बट बिल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो रिलीजियस सेगमेंट के जो आर्गुमेंट है वो भी वेटेज रखता है, उनके मैं आपको आर्गुमेंट बता देता हूँ। अब वो ये कहते हैं कि अब वो ये कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि भाई असल में वो ये कहते हैं कि भाई आप नहीं रोक सकते किसी भी बच्चे या बच्ची को, अगर वो इस्लाम, वो कहते हैं कि आप बेसिकली इस तरह के बिल से इस्लाम में कन्वर्ट होने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर कोई इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, इफ एनीवन वांट्स टू एंटर इन द एडिफिस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, तो आप उसके रास्ते में बॉटल नेक्स और चैलेंजेस जो है वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो उसके दलाइल देते हैं कि भाई बच्चों का अगर इस्लाम कबूल करना सही नहीं होता, तो फिर हजरत अली ने जो है वो सबसे पहले बचपन में इस्लाम कबूल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको जो है वो मना करते हैं कि नहीं भाई 18 साल के बाद ही या 18 साल की उम्र में आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। तो रिलीजियस सेगमेंट की साइड से ये बातें आई कि आप इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं जो
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के नाम के ऊपर है, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और फिर हमने देखा कि ये फिर जो है वो प्रपोजल या जो अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है जी। अब आप फैसला खुद कर लें कि क्या चीज बेहतर है या आप कौन सी साइड पर खड़े हैं। मैंने आपको दोनों व्यूज बता दी। तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बातें थी। फॉर एग्जाम्पल आगे भी बातें करते हैं दूसरी चीजें भी, लेकिन ये बातें याद रखिएगा। एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड ट्राइबल माइंडसेट और पैरोकिलिज्म और रेडिकलिज्म, या इसको आप कोई दूसरा नाम दे लें तो, या आप इसको कह सकते हैं लेजिस्लेशन ऑन फोर्स कन्वर्जन, तो आप इसको उसका नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर जी हमने देखा जी कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश की गई फ्रॉम एविएशन मिनिस्टर की जानिब से। ये इसलिए जरूरी है कि हमने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें था कि स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो है वो हम पर बर्डन है, ठीक है, या स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो है वो विदाउट रेवेन्यू जनरेट करने के बजाय जो है वो गवर्नमेंट का जो नेशनल एक्सचेकर है उसके ऊपर बर्डन है और उल्टा पैसा लेती है। तो उसके हिसाब से कुछ स्टैटिस्टिक्स थी कि पीआईए हैज फाइल्ड ओवर 15,000 एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं आगे पढूं तो एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान आल्सो अटेंड द मीटिंग। द कमिटी वाज इन्फॉर्म्ड दैट द पीआईए हैज सफर्ड 67.4 billion rupees losses in 2018. It was further told in 2020 revenue was generated, operation losses were 680 million। ठीक है, 680 मिलियन के लॉसेस हैं। टोटल जो है वो लॉस जो है वो आपके सामने है 67.4 बिलियन रुपीस का। तो अगर इस तरह का है तो आपके सामने आप ये नई स्टैटिस्टिक्स कोट कर सकते हैं अंडर दैट हेडिंग जो हमने उस टाइम पर पढ़ी थी, 67.4 बिलियन रुपीस के लॉसेस सिंस 2018। और सोर्स आपके सामने है एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान। देन जी नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम कमीशन इनटू आर्मी, नया नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज ओरिजिन का HQ9/P HIMADS, इसको हम कहते हैं हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, वो पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट किया गया। जब हम नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, खासतौर पर जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, तो उसके अंदर एक न्यू आर्ग्यूमेंट या न्यू एविडेंस के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ high to medium air defense system will significantly enhance comprehensive layered integrated air defense shield of air frontiers of Pakistan, as the system is fully integrated through a well-night digitalized system on its inventory on Inter-Service Public Relations press release said। ठीक है जी। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हम लिख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक में, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के टॉपिक में, या फिर इसको हम जो पाक चाइना रिलेशंस जो पढ़ेंगे उसकी जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन वाली हेडिंग है उसके अंदर भी हम ये ऐसा एविडेंस को कोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये वीकली न्यूज एनालिसिस इस वजह से नहीं होता कि वीक में क्या क्या हुआ आपको बता दें, ये इस वजह से होता है कि आपको बताऊं, एविडेंस बताऊं और फिर बताऊं ये किस सवाल में, कौन से आंसर में, कौन से टॉपिक में यूज हो सकता है। देन जी हमारे पास सिंस रिजेक्ट्स प्लान टू रिविजिट 1991 अकॉर्ड, पूरा वाटर का हमने टॉपिक पढ़ा। और वाटर के टॉपिक में एक सब टॉपिक था द डिस्प्यूट अमंग द प्रोविंसेस ऑन द इशू ऑफ वाटर, जिसमें खास तौर पर पंजाब और सिंध का हमने डिस्प्यूट पढ़ा था ऑन वाटर अकॉर्ड। और आपको पूरा बताया था कि पंजाब ने जो है वो 1991 वाटर अकॉर्ड में उसका जो हिस्टोरिक शेयर है उससे वो कम शेयर के ऊपर एग्री हो गया था। और वो वजह ये थी कि उसके अंदर लिखा गया था, अकॉर्ड में लिखा गया है अभी भी, कि न्यू रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे इवन इन ऑन इंडस रिवर। तो पूरा पैकेज था। फिर बाद में सिंध ने जो है उसकी अपोजिशन की न्यू रिजर्वायर्स की। पंजाब ने कहा कि भाई फिर मैं अपना शेयर क्यों कम करूं जब तो आप रिजर्वायर्स ही नहीं बना रहे। तो उसके ऊपर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा आ रहा था तब से लेके अब तक। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक 3 टायर फार्मूला बनाया गया। अब 3 टायर फार्मूला क्या है? उन्होंने बोला कि भाई जो आपका खरीफ का सीजन है उसके अंदर जो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी है वो 73.68 मिलियन एकड़ फीट होता है। खरीफ सीजन, ये किसी को पता हो एग्रीकल्चर में तो ये सीजन के नाम होते हैं। तो सीजन में जो है वो 73.68 मिलियन एकड़ फीट अवेलेबिलिटी है। तो 3 टायर फार्मूला के तहत जो पंजाब जो है वो 38.2 मिलियन एकड़ फीट लेगा, सिंध 31.8 मिलियन एकड़ फीट है, बलूचिस्तान 2.85 मिलियन एकड़ फीट है, और केपी जो है वो 0.82 मिलियन एकड़ फीट है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
अच्छा सॉरी। तो मैंने कहा कि पंजाब 32.21 मिलियन एकड़ फीट, सिंध 31 मिलियन एकड़ फीट, बलूचिस्तान 2.85 और केपी 0.82 मिलियन एकड़ फीट। अच्छा, जो 1991 अकॉर्ड में है वो पंजाब का 36 मिलियन एकड़ फीट है, सिंध का 33 है, बलूचिस्तान 2.8 और केपी का 0.8। तो अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स को अभी जो 3 टायर फार्मूला वाली स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करें तो पंजाब 36 से 38 पे जा रहा है, ठीक है। बलूचिस्तान जो है वो 2.81 से 2.85 पे जा रहा है, केपी 0.8 से 0.82 पे जा रहा है, और सिर्फ सिंध के शेयर में कमी है, 33 से 31 पर आ रहा है, ठीक है। तो न्यू फार्मूला के तहत सिंध के शेयर में सिर्फ कमी और तीनों सूबों के शेयर में इंक्रीज है। तो इट इज अ नेचुरल रिएक्शन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सिंध के, उन्होंने बोला कि भाई हम इस फार्मूले को नहीं मानते, ये जो है वो बाइज्ड है। आपके सामने द डिफरेंस बिटवीन थ्री टायर फार्मूला रिलेटेड टू 1991 अकॉर्ड शोज दैट द पंजाब वुड गेट 1.64 मिलियन एकड़ फीट more water, and Sindh would get 1.69 million acre feet less water, Mr. Shah said, adding that this government would not accept the three-tier formula as the history showed that every successive formula had curtailed the water share of the people of Sindh. In a nutshell, the dispute is there. ठीक है, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, कोई नई चेंजेस नहीं है, जस्ट अ न्यू फॉर्मूला एंड इट इज रिजेक्टेड बाय द सिंध गवर्नमेंट। देयर इज डिक्रीज इन द शेयर ऑफ पंजाब एज वेल। कहां पर है? पंजाब को तो बढ़ रहा है, ठीक है। पंजाब का देखें तो 36.57 मिलियन एकड़ फीट है और वो 38.21 मिलियन एकड़ फीट पे जा रहा है, तो डिक्रीज नहीं है, पंजाब का तो बढ़ रहा है। 36 से जो है वो 38.21 मिलियन एकड़ फीट पर है। तो अगर आप पंजाब का शेयर देखें तो तकरीबन 1.64 मिलियन एकड़ फीट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो कम नहीं हो रहा। हबीबुल्ला वो बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह on Monday told Federal Minister of Water Resources Munis Ali that the provincial government would not accept the so-called three-tier formula or any water sharing scheme except the 1991 accord. कौन सही कौन गलत इसका फैसला हम ऑलरेडी कर चुके हैं वाटर अकॉर्ड के अंदर, या आप पे छोड़ चुके हैं बाय डिलीनिएटिंग और बाय एक्सप्रेसिंग और एक्सप्लेनिंग द आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट अगेन कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी चीज है, बट नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं क्या बनता है। 1991 से लेके ये टाइम तो आ गया है और वो इश्यूज वैसे के वैसे ही हैं, बट अगेन आप इसको पढ़ाने का मकसद ये है इस टाइम पे बताने का कि जब भी वाटर का सवाल आए तो उसको आप ये थ्री टायर फॉर्मूले का जिक्र कर सकते हैं कि भाई प्रोविंशियल डिसहार्मनी या प्रोविंशियल जो क्लैशेस हैं ऑन वाटर वो अभी तक वैसी ही हैं, और इसकी रिसेंट मिसाल 2021 के ऊपर जो थ्री टायर फॉर्मूले के ऊपर कंसेंसस ना होना है, और उसकी मिसाल ये है, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल, कोई किसी को कोई सवाल है तो जी पूछें। यस और नो जी, जल्दी जल्दी बोला करें। ठीक है, आप लोग जागते रहें, सोए ना। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल से जिक्र करने, अच्छा अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीआईएसआई का मैं पहले ही अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा एक और चीज यहाँ का जिक्र करना चाहूंगा जो कि एयर पोल्यूशन है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है एयर पोल्यूशन की, ठीक है। सबसे एंड के ऊपर अगर मैं इसको यहाँ कर दूं, सबसे एंड में अगर आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है जी। तो एयर पोल्यूशन आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर नवंबर आने वाला है, और खासतौर पर लाहौर में जो है वो काफी स्मोक होता है, जो है वो लाहौर में जो है वो काफी स्मोक होता है। और अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आई है कि पाकिस्तान रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 153 इन 2020, फॉलोइंग इन अनहेल्थी। पाकिस्तान रैंक एज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। रीजन की बात नहीं कर रहा, साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा, कॉन्टिनेंट एशिया की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, ठीक है। Falling in the unhealthy category under the WHO, a study conducted by the Pakistan Environmental Protection Agency with the assistance of the Japan International Cooperation Agency revealed that the inhabitable suspected particulate matter was 10 times greater than the WHO specified limits. यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जिनकी एयर में एक खास जो है वो क्वांटिटी की प्रेजेंस होनी चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा है आपकी एयर में। तो आप देख लें कि चाहे वो रिस्पायरेटरी की बीमारियां हो, सांस की बीमारियां हो, हार्ट के पेशेंट्स हो, उनके लिए ये तकरीबन जो है वो
डेथ का बुलावा है और इस तरह की है, तो उनको जो है वो तकरीबन और बीमार कर देगी। अच्छा, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे जब हमारी वर्कशॉप होगी, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले मैं अभी रीजनल टॉपिक पे नहीं जाता, इसके साथ-साथ एक और चीज़ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आई थी, जिसको मुझे ज़रूरी है कि वो भी आपके साथ डिस्कस किया किया जाए। एक एडिटोरियल आया था रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ, वो भी मैं अभी करता हूँ आप लोगों के साथ। उसके अंदर उन्होंने पॉवर्टी को जो है वो सुसाइड से जो है वो कनेक्ट किया हुआ था, और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टैटिस्टिक्स बताई गई थी कि थरपारकर में जो है वो कितनी जो है वो सुसाइड्स हो रही हैं। ये आपको मैं शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ रीडिंग मटीरियल के अंदर इंशाल्लाह। ये यहाँ पर आया हुआ है, देखें जी। यूथ पॉवर्टी एंड मेंटल हेल्थ इन थरपारकर रिसेंटली अ मैन किल्ड 3 of his children by throwing them down a well and then proceeded to take his own life, a report published by the Sindh Mental Health Authority। फिर आप नीचे देखें तो कह रहा है कि भई जो वहाँ पर डेथ हो रही है या सुसाइड्स हो रही है थरपारकर में, उनकी एज ब्रैकेट 10 से 20 साल है, और अगर पूरे मुल्क की एवरेज देखी जाए तो 20 से 35 साल। तो बोला कि व्हाई आर यंग पीपल फ्रॉम impoverished communities taking their own lives, that can we do to stop this? कि भाई क्यों है, खास तौर पे जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, impoverished सोसाइटी है, पुअर कम्युनिटी है, उनके लोग ज्यादा टिल्ट क्यों रखते हैं सुसाइड की तरफ। अच्छा, अब सुसाइड के काफी रीजंस हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी कभी मुझसे पढ़ी हो तो उसके अंदर तो पूरी थ्योरी है एमएल दरकैम की, सुसाइड अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, उसकी बुक भी है, उसने 3 कैटेगरीज बताई हैं। बट उससे हटकर यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है कि भाई पुअर्टी और सुसाइड में, सोसाइटी में क्या कनेक्शन है। तो लिखा है कि जी एशियन डेवलप, अच्छा आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मे बी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पुअर्टी, या ऐसे आ जाता है कि पाकिस्तान की मेन मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, या लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या ऐसे आ जाता है तो उसके पास आपके पास एक आर्गुमेंट होगा कि भाई मेंटल हेल्थ इलनेस जो है पुअर्टी के साथ बढ़ रही है। शायद पुअर्टी के साथ दूसरी लोग और भी चीजें लिखें, लेकिन आप एविडेंस के साथ एक मजीद आर्गुमेंट का इजाफा हो जाएगा कि मेंटल हेल्थ जो है वो कनेक्टेड है डायरेक्टली पुअर्टी के साथ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भी जब आप सॉल्यूशन देंगे कि भाई जो भी पुअर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव्स है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, पाकिस्तान नौजवान प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ की जो डायमेंशन है वो भी इनकॉर्पोरेट करें, तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरों से बेहतर हो जाएगी, दूसरों से थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ये मैं इसलिए सारी चीजें बताता हूँ। कल भी मेरे अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी, शी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा ऐसे लिखती हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला कि भाई कोशिश करो कि हाउ इज योर ऐसे डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, अब डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या आप जो है वो ऐसी अंग्रेजी इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि वो शेक्सपियर के दौर की अंग्रेजी लगे। डिफरेंट का मतलब होता है कि कोई आइडिया आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट वो हो जो कूजेंट आर्ग्यूमेंट हो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो। ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंट शो करने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर, जिससे ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई पुअर्टी, मेंटल हेल्थ फिर नए प्रोग्राम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाए वो चीज। इसी तरह एक और जो है वो ओपिनियन आया है वो इसी साल इसी हफ्ते के, जिसमें एजुकेशन की बात की गई और 22 टीचर बाइसनेस टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, वो एक आर्गुमेंट बताया गया। तो कुछ आर्गुमेंट्स अगर आपके एस्से के अंदर, मैं ऐसे की बात इसलिए करता हूँ, देखो कि सवाल जवाब तो हर कोई लिख लेता है, अगर आपके ऐसे में आर्गुमेंट्स आ रहे हैं तो फिर आप सवाल में भी लिख लेंगे। तो वो अगर आपके पास आर्गुमेंट है ना, तो एग्जामिनर को भी बड़ा मजा आता है, यानी वो एजुकेट होता है कि अच्छा ये चीज भी है, शायद उसको ये बात ना पता। ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो कोई 100% नहीं होता ना कोई भी चीज। तो अगर आप एग्जामिनर को एजुकेट कर रहे हैं, उसको वो बात पता नहीं है, तो वो आपको इंप्रेस हो जाएगा, वो आपको नंबर जरूर देगा। और ऑन द अदर एंड अगर आप वही बातें कर रहे हैं जो हर कोई बात कर रहा है, ठीक है ना, कि टीचर एब्सेंटिज्म है और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और मल्टी ग्रेडिंग सिस्टम है, और वो करनी है क्योंकि वो मेन कॉजेज भी वही है, मेन रीजन भी वही है, बट उसके साथ कुछ ऐसे आर्गुमेंट भी होने चाहिए जो शायद दूसरे स्टूडेंट के पास ना हो। आपके पास इसलिए हो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए। अगर कॉपी में मेहनत नजर नहीं आ रही, वही क्लीशे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, फिर कंपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैं बच्चों को बार बार ये बताता हूँ, हर हर हफ्ते ये बताता हूँ, हर सेशन में ये बताता हूँ कि इट इज नॉट अ डिग्री प्रोग्राम, इट इज नॉट अ डिग्री जो है वो एग्जाम, इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू हैव टू कम्पीट। ठीक है, तो ये नहीं है कि चलो जैसा भी ये पास हो जाएंगे या डिग्री तो मिल ही जाएगी, यहाँ पे ये नहीं है।
अच्छा जी, the relation between poverty and physical health is well known, with the Prime Minister in his first speech highlighting the impacts of poor nutritional health of young children from impoverished families, rising the gap. The World Federation of Mental Health selected mental health is an unequal world. बोलता है कि इस साल जो आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ उनका थीम ही क्या था, मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। ठीक है, कि जितनी अनइक्वल वर्ल्ड होगी, हैव और हैव नोट्स के दरमियान जितना ज्यादा गैप होगा, उतना जो आपका इम्प्रोवाइज तबका है वो सुसाइड की तरफ या मेंटल इलनेस की तरफ उसकी इंक्लिनेशन या उसके अंदर रेट ज्यादा होगा। Research has shown that the psychological traumas associated with poverty don't just rise due to the material deprivation, but also the self perception that one has less as compared to others. बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बोला ये बात नहीं है कि सिर्फ आपके पास चीज ना हो, कि भाई मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मटेरियल डेप्रिविएशन है, तो मैं जो हूँ वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाऊं या डिप्रेशन में चला जाऊं। उससे बोला मसला ये नहीं है, आजकल का मसला ये है कि मेरे पास उससे कम है, ये मसला है या नहीं है का मसला नहीं है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, ट्विटर की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से आप जब जाते हैं ना, तो आप देखते हैं अच्छा जी उसके पास तो आईफोन 12 प्रो मैक्स है और मेरे पास आईफोन 8 है जी, मैं तो बड़ा मसला हो गया मेरे पास तो, ठीक है ना। उसके पास जी वो जो है वो सिविक की गाड़ी है, मेरे पास ऑल्टो है, तो मैं जरा जो हूँ वो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है ना। तो आजकल ये बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, और ये किसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। तो मटेरियल डेप्रिविएशन के साथ साथ क्या है, अ परसेप्शन दैट वन हैज लेस एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा मैं मजे की आपको ये भी बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें लोग लगाते हैं ना, तो वो उनकी दी बेस्ट होती है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं और देखते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो जी स्विट्जरलैंड घूम रहा है और दूसरा जो है वो गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा है। देखिए जी मेरी लाइफ जी कितनी जी बोरिंग है, तो ऐसा नहीं होता। वो हफ्ते में, महीने में एक दफा गरीब निकला होता है और उसकी उसी की तस्वीर वो लगाता है। कोई भी घर में बैठकर खाना खाते हुए अपनी तस्वीर नहीं लगाएगा, या ये नहीं लगाएगा कि आई एम गोइंग टू जॉब एट 9 AM, ठीक है, या मैं जॉब में अभी काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। हफ्ते में, महीने में कोई कहीं जाता है तो उसी की तस्वीर, उसी की स्टोरी लगाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी डेली लाइफ के साथ, कि देखिए जी हमारी डेली लाइफ कितनी बोरिंग, हम तो हर वक्त बैठ के पढ़ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो भी नहीं घूम रहे, उनकी लाइफ भी हमारे जैसी है। बट अगेन ये बात हो रही है, जैसा कि मैंने कहा, कि मेंटल हेल्थ का जो यहाँ पर सोसाइटी का ब्रैकेट है वो 10 से 20 साल है। 10 से 20 साल की एक वो उम्र होती है, टीन एजेस, जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां पर चीजों का बताना और जो है वो एक्शन लेना या फॉरेन डिसीजन लेके काफी वो चीजें कर जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फिर क्या बता रहे हैं जी, एक तो ये बात हो गई मटेरियल डेप्रिविएशन की कंपेयर टू अदर्स की। फिर क्या बोल रहे हैं जी, यहाँ पर अभी मैं रिसेंटली न्यूज देख रहा था, उसमें आ रहा था कि भाई वो स्कूल में नंबर कम आए और जो है वो सुसाइड कर ले। यहाँ पर भी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कंप्रोमाइज कॉग्निशन रिजल्ट इन पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अर्ली स्कूल ड्रॉप्स ऑफ एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। स्कूल में रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आया, हम देखते हैं कि वो जो है वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फर्दर कंपाउंडेड दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो ये पूरी चीजें हमारे सामने लिखी हुई है। द रिसर्च हैज फाउंड दैट एवरी 1000 इन्वेस्टेड इन मेंटल हेल्थ यील्ड्स अ रिटर्न ऑफ 5000 टू द नेशनल एक्सचेकर। कि जब आप 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मेंटल हेल्थ पे, तो 5000 आपको रिटर्न देगा, क्योंकि आपके लोग डेप्रिविएशन की वजह से, मेंटल हेल्थ की वजह से उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते जितनी ज्यादा करनी हो पे। एंड द एंड सोल्यूशन में वो यही बता रहा है कि जितने भी पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, देखिए जी, एहसास या कामयाब जवान प्रोग्राम, उनको जो है आप क्या करें, उसके अंदर मेंटल हेल्थ का जो डायमेंशन है उसको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि उसको जो है वो टैकल किया जाए। जस्ट 1 पेज जो है वो ये राइट अप है, या 2 पेज का होगा, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, जिसको आप बहुत सारी जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान के ऊपर हो, या पुअर्टी हो, या जो है वो पुअर्टी एलिवेशन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम टॉपिक्स में जो है या फिर पॉपुलेशन वाले सवाल में है कि आप लिख सकते हैं कि भाई बर्जोनिंग पॉपुलेशन की वजह से जो है वो मेंटल हेल्थ में इजाफा हो रहा है, मेंटल इलनेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बाकी की चीजों के ऊपर स्ट्रेस आएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ से हम देखेंगे पुअर्टी भी इंक्रीज होगी, तो फिर हम देखेंगे कि सुसाइड भी ज्यादा होगी। तो उसके अंदर भी आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है? अच्छा, आपने जो आर्टिकल्स आज पढ़ने हैं ये है आपके पास, ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दूंगा। एक चैलेंजेस अमिड डिस्कॉर्ड है, मलिया लोधी का क्लाइमेट्स एंड यूथ है, फोर्स कन्वर्जेंस की मैं आपको बात कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल आपके सामने, आप इसको पढ़िएगा। वन बिग मैस अगेन, ये आपके पास अपॉइंटमेंट के ऊपर है। वेयर इज द इकोनॉमी इज गोइंग, ये अभी तक जो इकोनॉमी के ऊपर पूरी बहस है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, डेट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, संडे में आया था, काफी डिटेल है, पढ़ भी लीजिएगा, फायदा हो, नहीं भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है। देन क्लासरूम वाइज इसकी मैं बात कर रहा था, ये आप लोग पढ़िएगा। ये भी एक अच्छा आर्गुमेंट दिया है कि हम जो है वो बस एक लाइन इसके साथ समझाऊंगा मैं, इतना टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा मेरे पास भी आज ये के ये चीज मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ पर उसने एक लाइन लिखी भी है, ये बात कि it takes to create a star, sometimes what it takes to create a star is to treat people like stars. If you want to create a star in your class, you have to treat your students like stars. ठीक है, हम इस पूरा आर्टिकल में यह है कि टीचर जो है स्टूडेंट की तरफ बाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे आई कांटेक्ट भी ज्यादा होता है, उनसे आर्गुमेंट भी ज्यादा होते हैं, उनसे बात भी ज्यादा होता है, टीचर का उनसे बिहेवियर ही बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वाई उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। कुछ कुछ के साथ टीचर का बिहेवियर, टीचर के आर्गुमेंट, टीचर के जो है जेस्चर्स, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो अच्छी नहीं होती, दैट इज वाई उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये पूरा क्लासरूम 22 के ऊपर है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, एक डिफरेंट आर्गुमेंट दिया है। कहने का मकसद यह है कि ये आपको हेल्प करेगा जब आप एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, पाकिस्तान अफेयर्स में, एसए में हो, अगेन एक डिफरेंट आर्गुमेंट आपके पास आएगा जो शायद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की कॉपी में मौजूद ना हो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन जी? अरे यहाँ पे बिलाल पूछे सर, इज देयर एनी चांस दैट सिंध कैन बिल्ड देयर डैम? सिंध में तो डैम बन ही नहीं सकता ना, डैम बनता है ऊंची वाली साइड के ऊपर। ठीक है, नीचे आके डैम कहीं नहीं बनता। सिंध तो आपको पता है सी लेवल के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं हम थोड़ा सा रीजन की तरफ। ठीक है, रीजन में जो इस दफा सबसे ज्यादा टॉक है, एक तो अफगानिस्तान के ऊपर चल ही रहा है बात, उसके ऊपर तो हम पूरा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वर्कशॉप के ऊपर अफगानिस्तान में जो भी न्यूज आती है मैं वो जानबूझ के स्किप इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पूरा टॉपिक हम वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, और वर्कशॉप आ ही जाती है संडे को इंशाल्लाह शुरू। अगर संडे को नहीं भी ले पाया तो मैं मंडे को जरूर हम 3 डेज की वर्कशॉप लेंगे, और उसके अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस 2022 के लिए हैं, ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं, चाहे वो जो है वो अफगानिस्तान हो, या जो है हमारे पास बीआरआई वर्सेस जो है दूसरा उनका इनिशिएटिव है वो हो, ऑस्ट्रेलिया और जो इनके दरमियान अभी पैक्ट हुआ है वो, तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज हो, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना इंडिया टॉक्स टू डिफ्यूज बॉर्डर टेंशन स्टॉल। आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो बॉर्डर क्लैशेस अगेन हुए हैं इंडिया चाइना के दरमियान, और फिर वीडियो फुटेजेस आपने देखी सोशल मीडिया के ऊपर। असल में अगर आप देखें ना, हम ये पढ़ेंगे भी अगर टाइम मिला इंशाल्लाह इंडिया चाइना का, या कहीं ना कहीं इसको डिस्कस जरूर करेंगे कि जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ना, किसी ने कोई सवाल किया है? अपलोड करूंगा जी, बस जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा इंशाल्लाह बिलाल मैं अपलोड कर दूंगा। वीक 3 न्यूज एनालिसिस के साथ आपको एक्सेस इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा सुन लो जरा, पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है ना, खास तौर पे वो बॉर्डर जो इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर को जो है वो डिमार्केट करता है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर उसको हम करते हैं ना, डिमार्केट करता है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना separates China Indian held territories from Ladakh in the west to Indian eastern side of Arunachal Pradesh. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश विच चाइना क्लेम्स इट्स इन इट्स इंटायरली। अब उसके ऊपर फिर वही मसला, जैसे कश्मीर के ऊपर हमारा मसला है, वो कहता है हमारा है, वो कहता है हमारा है, इनके ऊपर भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना के कुछ क्लेम्स हैं, इंडिया के कुछ क्लेम्स हैं। अब होता क्या, कभी उनके ट्रूप्स यहाँ पर इंट्रूड कर जाते हैं, कभी उनके ट्रूप्स इंट्रूड कर जाते हैं, कभी वो वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, कभी वो वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, और फिर वहां पर जो हमने देखा है क्लैशेस होना शुरू हो जाती है। ओके जी हबीबुल्लाह, वो भी कर देंगे। ठीक है जी, तो कभी यूं इनकी क्लैशेस चलती रहती हैं। आप लोग अब क्या कर रहे हैं? मैकमोहन लाइन भी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखे ना, पाकिस्तान है,
अब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी है, ठीक है ना। एक्चुअल हमारा देखें एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, फिर एक जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी तरह जो है वो एक और बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, इस टाइम में मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो एक हर जो है वो बॉर्डर लाइंस के ना काफी डिफरेंट नाम भी होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नेट चल जाए तो वर्किंग बाउंड्री, ठीक है। अब क्या है पाकिस्तान के, अगर आप यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के तीन नाम है बेसिकली। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कश्मीर को, इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर को सेपरेट करता है। फिर एक वर्किंग बाउंड्री है जो इंडिया के कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को सेपरेट करता है। और फिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंटरनेशनल टेरिटरी को सेपरेट करता है, जैसे वहां पर गुजरात है और यहाँ पर सिंध है। तो एक ही बॉर्डर है, लाइन है, और उसके कुछ सेगमेंट्स के डिफरेंट नाम है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है, कि रेड क्लिफ ने इसको जो है वो सेपरेट किया था। इसी तरह उनके भी बॉर्डर्स के डिफरेंट नेम्स हैं, जिसमें से एक जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि वहां पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान जो टेरिटरी को डिमार्केट कर रहा होता है। चाइना की भी क्लेम है, इंडिया की भी क्लेम है, और वहां पर स्टैंड ऑफ होता है, ठीक है। सिंस द स्टैंड ऑफ बिगिन लास्ट ईयर, चाइनीज हैव बीन बिल्डिंग build zones of large weatherproof structure along the LAC line of actual control on the eastern Ladakh for their troops to stay in during the winter. New helipads, wedding of air trips, new barrack, new surface air missile sites and radar locations has also been reported by Indian media. अब वो इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग के भाई चाइना जो है वहाँ पे अपनी जो है वो इंस्टॉलेशंस को बिल्ड कर रहा है ताकि उनके ट्रूप्स की जो है वो क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ाई जाए, उनकी जो है वो पोजीशंस वहाँ पे बढ़ाई जाए। तो हम उसको वहाँ पे वो जो है वो उसको कर रहे हैं कि भाई हम वहां होने नहीं देंगे। और आप देखिए उनकी क्लैशेस हो रही हैं, और क्लैशेस की वजह से आपने देखा कि यहाँ पर जो न्यूज है वो अकॉर्डिंग है कि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म कर रही है, और टॉक्स जो है वो अभी भी स्टैंड ऑफ है। The talks between Indian Chinese army commanders to disengage troops from key friction areas along their borders have ended in a stalemate and failed to ease a 17-month standoff that has sometimes leads to deadly clashes from the both sides. तो ये चाइना इंडिया का मसला भी चल रहा है। याद करें जब मैंने आपको लास्ट टाइम खास तौर पे जब मोहित यूसुफ की इंटरव्यू की हम एनालिसिस कर रहे थे, तो मोहित यूसुफ ने एक बात बोली थी कि नो वन इज क्लोजर टू द हिटलर आइडियोलॉजी देन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और उसके अंदर ना सिर्फ उसकी जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है थी हिटलर की, द ड्रीम ऑफ 1000 ईयर ड्रीम्स, इसी तरह इनकी ये जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, अखंड भारत की आइडियोलॉजी। इसके साथ हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी कि भाई हर रीजन के साथ जो है ना वो झगड़ा करना है और एक्सपेंशन करनी है। अब यहाँ पर भी देखें वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं, अब वो चाइना के साथ भी शुरू हो गए, छोटे मुल्कों के साथ भी इनकी आए दिन लड़ाई लगी रहती है। तो वो भी आर्गुमेंट अपने हद तक जो है वो काफी वैलिड है कि जब आप एनालाइज करते हैं नरेंद्र मोदी को या उनके रिजीम की एक्ट्स को। दैन जी अगेन थोड़ा सा रीजन के ऊपर बात करते हैं, ईरान पाकिस्तान की। ईरान के आर्मी चीफ ने जो है वो दौरा किया पाकिस्तान का। In the sign of growing defense ties, Pakistan Iranian militaries on Wednesday agreed on training exchange in counter-terrorism issue. The understanding was reached during a meeting with Chief of Army Staff Qamar Javed Bajwa and visiting Iranian Chief of General Staff Major General Mohammad Bagheri at the general headquarters. The two commanders had a one-on-one talks with the following by delegation level meeting issues, including the situation of Afghanistan, regional security, border management, particularly fencing along Iran border. Bilateral defense cooperation was also discussed. As I mentioned earlier, that the biggest issue between Pakistan and Iran is border management and is cross-border terrorism. And Pakistan has decided to fence the border, fence the Pak-Iran border as we are fencing Pak-Afghan border. So again, this issue is under discussion और इसके ऊपर भी बात की। अगेन अफगानिस्तान इज अ मेन इशू, तो इसके ऊपर भी बात की गई, जिसको आप अगेन रीजनल एनालिसिस के अंदर या रीजनल न्यूज के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था जी आज का वीकली न्यूज एनालिसिस, जिसके अंदर हमने इसको समअप करता हूं, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल जो है वो पोलराइजेशन को, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी को, राइजिंग इन्फ्लेशन को, पैरोकिलिज्म को डिस्कस किया। देन हम गए प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्प्यूट है, खासतौर पर वाटर क्राइसिस, उसको देखा।
फिर हमने देखा कि भाई जो है खासतौर पे पॉवर्टी से रिलेटेड मेंटल हेल्थ का क्या लिंक है, सुसाइड्स का क्या लिंक है। फिर आपको एक और बताया कि एजुकेशन में अगर एक्स्ट्रा एक डिफरेंट आर्गुमेंट है तो वो आप क्लासरूम वाइज का दे सकते हैं। देन थोड़ा-सा हमने रीजन को डिस्कस किया जिसमें चाइना इंडिया टॉक्स थे और चाइना इंडिया टॉक्स हैं ऑन देयर बॉर्डर स्क्रिमिशेस और जो है वो पाक ईरान टॉक्स की बात करेंगे। अब देखें, जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे ना बाकायदा पाक ईरान वगैरह तो आप देखिए उस वक़्त आपको कितनी चीज़ों का पता होगा। देखिएगा आप उसको आप लोगों को कितनी चीज़ों का पता होगा कि अच्छा ये भी हुआ था सर, हमने ये पढ़ा था, आपने बताया था न्यूज़ में तो हम ये आर्गुमेंट डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप पाक ईरान की बात कर रहे हैं और आप उसके अंदर लिखेंगे भाई बिगेस्ट इश्यू जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और यही हुआ था। जब आप सॉल्यूशन पे जाएँगे तो आप बोलेंगे कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि भाई देयर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द बोथ साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल for example, the current delegation meetup from the both sides of military establishment of Iran and Pakistan के दरमियान मीटअप हुआ और उन्होंने जो है बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की जिससे हम देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स जो है पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के फ्यूचर में इंप्रूव होने के वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। दिस इज हाउ वी बिल्ड आर्गुमेंट इन CSS। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कोई चीज नई नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे बुक्स पे बुक्स पढ़ रहे हैं और वो पाक ईरान के ऊपर पूरे पूरे 10-10 जो है वो पेजेस और पता नहीं क्या-क्या पढ़ रहे हैं, पूरी बुक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में चले जाएँगे जी। वो पाक ईरान में जो जी वो शाह ऑफ ईरान था ना, तो जब वो था तो वो हुआ। भाई इट इज़ करंट अफेयर्स, ठीक है? जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ देखो, न्यूज़ पढ़ते रहो, आर्गुमेंट्स का पता हो, आप उसके ऊपर खेलते रहो। आप एक अपनी पिच बनाएँगे, उसके ऊपर आप फिर खेलें, यहाँ से आर्गुमेंट्स उठाएँ, यहाँ फेंकें, यहाँ से आर्गुमेंट्स उठाएँ, वहाँ डालें, इसको यहाँ फिट करें, इसको यहाँ फिट करें। अब देखिए ना, हमने अभी तक जितने लेक्चर्स पढ़े, अभी जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वही आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना। अभी जो देखें अभी हमने ये वाटर का पढ़ा पूरा, ये जो न्यूज़ में, इसमें कौन-सी ऐसी बात थी जो हमने नहीं पढ़ी? वही 1991 अकॉर्ड, वही मसला, बस 3 टायर फार्मूला था वो ऐड कर दिया। ठीक है ना, वही बॉर्डर इश्यू मैं कब से आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई चाइना, ईरान, ईरान पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मसला बॉर्डर इश्यू है। गुलबशन को यहाँ से पकड़ा था, बाकी उनके ईरान के अभी भी देखें वही चीज़ हो रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई फेंस हो रहा है। अभी भी जो मीटअप हुआ, इसी के ऊपर बात हुई, शायद 6 महीने के बाद भी इसी के ऊपर बात। बट सिर्फ हमने एविडेंस के तौर पे इसको यूज़ करना है, सिर्फ हमारे पास आर्गुमेंट। ठीक है ना, अभी हम अफ़गानिस्तान पढ़ेंगे, आप देखिएगा काफ़ी बातें वही होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी और फिर उसके बाद से हम जो भी डिस्कशन करेंगे, आप खुद से उसके अंदर जो है वो पुट अप करते जाएँगे, अच्छा सर ये एविडेंस के तौर पे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। कोई मसला थोड़ी। बस हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्यों घबराते हैं? मुझे नहीं पता कि बस वो शायद इस कोई टीचिंग का स्टाइल सही नहीं होता या फिर सही से गाइडेंस नहीं होती, दैट इज़ व्हाई दे अनफॉर्च्यूनेटली फेल्ड और या फिर एसे में अगर हम उनकी बॉडी पैरा अक्सर में अभी हमारे मॉक चल रहे हैं एसे के ना, तो बॉडी पैराग्राफ्स में अक्सर देखता हूँ उसमें एविडेंस ही नहीं होता, ठीक है ना? अब वो बातें की हुई होती हैं जी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, इसको इम्प्रूव भाई आप एविडेंस तो दें ना, ठीक है ना? आप एविडेंस तो दें कि आप एविडेंस के थ्रू बात करें ना, अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि भई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बोझ है और उसको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। इसका एविडेंस क्या है? क्या आप बोल रहे हैं कि भई गुलाम सरवर की ये स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली है और ये प्रूव है इस बात का जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो नहीं है तो फिर आपका आर्गुमेंट ही बिला वजह का हो गया। इस तरह हम जो है वो आर्गुमेंट को जो है वो प्रूव करते हैं। इस पे बात करते हैं जी। चलें जी, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ वीकली एनालिसिस के लिए, लेकिन इसके बाद थोड़ी-सी मुझे और भी आपसे बात करनी है, लेकिन रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। वीकली एनालिसिस की इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है।